हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः अपने चैनल नीतेश गुप्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जो डेरिवेशन है, आगे 3 डेरिवेशंस आएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन डेरिवेशंस को समझने के लिए हमें इस टॉपिक को समझना आवश्यक है। आज हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये सब स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। अगर दो आवेश बराबर और विपरीत हों और यह दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर, सूक्ष्म दूरी पर उपस्थित हों, तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है या सिस्टम बनता है, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गई? एक हो गई स्ट्रक्चर, संरचना, जिसके उदाहरण अभी मैं आपको बता रहा हूं, अणु होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ये क्या है? ये एक भौतिक राशि है। इसमें क्या होता है, अगर दोनों आवेश में से हम एक आवेश ले लें, जो मैंने आपको बताए थे बराबर और विपरीत हैं, इन दोनों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, उसी गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप देखिए, अब मैं जरा स्टेटमेंट की तरफ आ रहा हूं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक आवेश हमने मान लिया -q है और एक आवेश +q है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। आगे आप समझ जाएंगे 2l लेने का क्या फायदा है, हमने l क्यों नहीं लिया है। इसका रीजन आप आगे समझ जाएंगे। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ। इसके मिड पॉइंट की जरूरत पड़ती है। मिड पॉइंट से हमें दूरी कंसीडर करनी पड़ती है, जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मिड पॉइंट की वजह से 2l जब हम ले लेते हैं तो l तो दूरी इधर हो जाएगी और l दूरी इधर हो जाएगी, जिससे गणना करने में सुविधा हो जाती है और डेरिवेशन है वो आसान हो जाता है। इसलिए ये दूरी क्या लिए? 2l लिए। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बता रहे हैं। किसी एक आवेश, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, तथा दोनों आवेश की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है और उनके बीच अल्प दूरी कितनी है? 2l है। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में पहले भी मैंने आपको बता दिया, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी q × 2l बराबर क्या हुआ? 2ql हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा द्विध्रुव की जो अक्ष है उसके अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। मैंने लिख दिया, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। फिर आप देखिए और आगे बढ़े। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, आसान सा है। Q के लिए क्या है? Q के लिए कूलाम और L के लिए क्या होगा? मीटर। इसका मात्रक कूलाम × मीटर होता है। विमीय सूत्र कूलाम के लिए आप सभी जानते हैं, Q = IT होता है, और Q = IT होने के कारण उसकी क्या हो जाएगी? उसकी हो जाएगी AT, और आपके लिए मीटर के लिए आ जाएगा L। क्रम से हम लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा विमीय सूत्र वाले में, M लेते हैं, फिर L लेते हैं, फिर T लेते हैं, उसके बाद अगर धारा की बात है तब A लेते हैं, तो विमीय सूत्र LTA होता है। उदाहरण इसके हैं, HCl का अणु है, HBr का अणु है, H2O आदि के अणु वैद्युत द्विध्रुव है। आप समझ रहे हैं, जैसे HCl है तो HCl में आप जानते हैं H है अपने आप में परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु से मिलकर HCl बना है। लेकिन परमाणु कैसे होते हैं आप जानते हैं? वैद्युत राशि होते हैं। लेकिन जब आप अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, तो एचाइन क्या होता है? 9th क्लास वगैरह में आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। H क्या होता है? धनायन बन जाता है, और Cl क्या होता है? ऋणायन बन जाता है। तो जितना एक पर धन आवेश होता है H पर,
उतना ही Cl पर क्या होता है, ऋणावेश हो जाता है। तो ये जो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो ये जो धनायन और ऋणायन होते हैं बहुत अल्प दूरी पर होते हैं, और आवेश भी कैसे होते हैं, बराबर और विपरीत होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे लिंक के द्वारा उसको देख सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, जिससे आपको समझ में पूरा टॉपिक आ जाए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उनमें से किसी आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दो आवेश हैं Q, उनमें एक -Q है और एक +Q है, क्योंकि दोनों आवेश कैसे होते हैं, बराबर और विपरीत होते हैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इसकी अक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट है P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, जो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मिड पॉइंट से हम मान सकते हैं r दूरी पर है। मिड पॉइंट से अगर हम दोनों आवेशों के दूरी को अगर हम लें तो L डिस्टेंस इधर हो जाएगा और L डिस्टेंस इधर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम दोनों आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, और उसके बाद इसका निकालेंगे हम परिणामी मान। इसके लिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को हम लगाएंगे, और अगर आपको वो फार्मूला याद है तो E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², जहां पर r क्या होती है, दूरी होती है, और ये r दूरी यहाँ पर परिवर्तित होगी। किस प्रकार से इसके मान को रखेंगे आप देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हमने मानी है, तो ये हो जाए 1/4πε0 के Q/, ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो आप ये समझें, ये डिस्टेंस तो पूरी r है और ये डिस्टेंस कितनी है, L है। तो B से P की अगर हम दूरी देखेंगे तो r में से L क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा r - L का होल स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं दिशा की, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी है, सदिश राशि है। अब आप देखिए E1 की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P पॉइंट पर हम एक धनावेश मान लेते हैं, और यह धनावेश +Q आवेश के कारण जिस दिशा में गति करेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो यहाँ पर जो हम धनावेश लेंगे, उस धनावेश और +Q के बीच लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के कारण वो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये E1 की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर हम लिखना चाहें, निरूपित करना चाहें तो हम लिख सकते हैं BP दिशा, तो ये हो जाएगा BP दिशा में। अब हम निकालना है -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिए E2 हमने माना, E2 बराबर 1/4πε0 के Q/, आप देखिए -Q आवेश से P पॉइंट की दूरी, यह हम यूं भी कह सकते हैं, A से लेके P तक की जो दूरी होगी, तो R तो ये हो गई और L ये हो गई, तो कुल डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास r + L का होल स्क्वायर। अब हम E2 की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है, P पॉइंट पर हम एक धनावेश कंसीडर कर लेंगे, और यह धनावेश जिस डायरेक्शन में जाएगा वही क्या हो जाएगी, E2 की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम धनावेश रखेंगे तो -Q के कारण वो क्या होगा, आकर्षित होगा, और आकर्षित होने के कारण किधर आएगा, इस साइड पर आएगा। तो इस साइड पर आने का मतलब है इसकी दिशा हो जाएगी P से A की ओर।
तो हम लिख सकते हैं ये दिशा क्या होगी, पीए दिशा में। अब हमें पी पॉइंट पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप देख सकते हैं E1 और E2 जो है ये एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में है, और विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले हमें ये देखना है कि E1 और E2 में से बड़ा कौन सा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, 1/4πε0 K और Q ये दोनों में समान है। इसमें r माइनस एल का होल स्क्वायर है और इसमें r प्लस एल का होल स्क्वायर है। तो r माइनस एल का मान आप समझ रहे हैं छोटा होगा और r प्लस एल का मान क्या होगा, बड़ा होगा। और ये वाली जो डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रही है इससे क्या किया गया है, पूरी क्वांटिटी को डिवाइड किया गया है। तो जब ये क्वांटिटी छोटी होगी तब ये मान बड़ा होगा, और ये क्वांटिटी जब बड़ी होगी तो ये मान क्या होगा, छोटा होगा। तो r माइनस एल छोटा है इसलिए E1 का मान बड़ा होगा, और r प्लस एल बड़ा है इसलिए E2 का मान क्या होगा, छोटा होगा। तो इसे निकालने के लिए E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। इसे हम मान रख रहे हैं तो ये मान कितना आ जाए, 1/4πε0 K Q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ये वैल्यू रख रहे हैं 1/4πε0 K Q अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बीपी दिशा में हो जाएगी। E1 E2 में से जो बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन में होगी। तो E1 बड़ा है इसलिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बीपी दिशा में हो जाएगी। परिणामी निकालने के लिए आप जानते हैं हम क्या करेंगे, बड़े मान में से छोटा मान घटाएंगे, और परिणामी उसी दिशा में होगा जिस दिशा की ओर बड़ा मान अपनी डायरेक्शन एक प्रकार से क्या निरूपित कर रहा है। तो ये बीपी डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए Q/4πε0 दोनों में से क्या हुआ, कॉमन। तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये मान ऐसे आ गया, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ गया एलसीएम। तो जब इसे सॉल्व करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर आ गया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी r प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r है, और ये r माइनस एल है, r माइनस एल का होल स्क्वायर लिखते हैं तो आप जानते हैं r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r है। लेकिन इस माइनस की वजह से चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r है। r स्क्वायर एल स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 2rl और 2rl बच रहे हैं। अगर 2rl और 2rl को हम जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएंगे 4rl। तो आप देखिए ये हो गया 4rl। इसे हमने क्या किया, इसे इस रूप में लिख लिया, यानी 2ql इंटू r। देखिए इसका और इसका मान सेम है। क्यों लिखा है, इसका कारण ये 2ql होता है। मैंने आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका मान 2ql होता है, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा 2ql। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l। अब Q इंटू 2l की जगह पे हमने क्या रख दिया, P रख दिया। तो ये हो गया 1/4πε0 K 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम है, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं चित्र से भी L का मान तो कम है और R का मान क्या अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर के मान को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो L स्क्वायर का मान नगण्य हो जाएगा, इसे हम छोड़ दें तो R स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी। तो इसे जब हम हल करेंगे तो 4πε0 K 2pr अपॉन r टू दी पावर 4 हो जाएगी। ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर 1/4πε0 K 2p अपॉन एक r कैंसिल होने की वजह से क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर क्या होता है, 1। तो E बराबर आ जाए 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, संभवतः आपको समझ में आ गया। बता रहे हैं वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखकर समझने का प्रयास करें। ये आपका, जैसा मैंने आपको बताया था, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इसमें आप देखिए निरक्षीय स्थिति का मतलब ये है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके मिड पॉइंट से एक लंबवर्धक बना लिया जाए, लंबवर्धक रेखा खींची जाए, और लंबवर्धक रेखा पर जो पॉइंट होगा उसे हम क्या मानेंगे, निरक्षीय स्थिति में मानेंगे। तो आप देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है वो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। मिड पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, ये l हो जाएगी। और यहाँ से जो निरक्षीय स्थिति में या निरक्षीय रेखा पर जो पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसकी डिस्टेंस क्या है, r। तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम प्रयोग करें तो ये जो दूरी A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी, ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम चलें तो ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लंब का मान कितना है, r है, और ये जो आधार है उसका मान कितना l है। तो ये दूरी भी √r² + l² हो जाएगी, ये दूरी भी √r² + l² हो जाएगी। तो आप देखिए इससे आगे मैं आपको जो स्टेटमेंट है जो लिखा हुआ है उसके द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माना वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। निरक्षीय स्थिति में बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों आवेशों -q तथा +q से बिंदु P की दूरी √r² + l² होगी। माना E1 तथा E2 क्रमशः +q तथा -q आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तब ये जो मैंने आपको भी समझाया था उसे हम किस तरीके से लिखेंगे ये मैंने आपको समझाया। अब आप देखिए E1 का मान निकालेंगे। E1 मैंने अभी आपको बताया था, E1 है +q आवेश के कारण P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या फार्मूला लगाते हैं हम, फार्मूला लगाते हैं 1/4πε0 और आप जानते हैं q/ दूरी का स्क्वायर, r² जब हम लेते हैं तो वहां पर दूरी का स्क्वायर होता है, यहाँ पर ये दूरी बदल जाएगी। तो E1 बराबर 1/4πε0 k और q/ दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, तो √r² + l² का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये √ समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा r² + l²। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी बीपी दिशा में। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, उस पॉइंट पर हम एक धन आवेश मान लेंगे। धन आवेश +q आवेश के कारण जिस डायरेक्शन में जाएगा वही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। यहाँ पर रखा हुआ जो धन आवेश है इस +q आवेश के कारण प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करेगा, तो ये दूर हटेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं बीपी दिशा में जाएगा। तो E1 की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी बीपी दिशा में। अब हम देखिए निकालना है -q आवेश के कारण P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हमने क्या माना, E2 माना। तो E2 बराबर देखिए 1/4πε0 q/, ये वाली डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस भी इसके समान है, √r² + l² का जब हम होल स्क्वायर कर देंगे तो आप समझ रहे हैं √ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाले दोनों मान देख रहे हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बराबर है। अब हम E2 की डायरेक्शन निकालेंगे। तो E2 की डायरेक्शन निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर हम एक धनावेश लेंगे और ये धनावेश -q आवेश के कारण जिस दिशा में गमन करने की या गति करने की स्थिति में होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, दिशा होगी। तो -q आवेश के कारण यहाँ पर रखा हुआ जो धनावेश है वो क्या होगा, आकर्षित होगा, इसकी ओर आएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, P। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं E1 और E2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बिल्कुल आपस में क्या है, बराबर है। केवल डिफरेंस क्या है, इनकी दिशाएं क्या है, अलग अलग है। अब आप देखिए इस चित्र को, इतने पोर्शन को डिटेल में हमने यहाँ पर बनाया है। ये E1 की डायरेक्शन है, ये E2 की डायरेक्शन है। ये एंगल हमने थीटा माना था, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल क्या है, थीटा। अब आप देखिए E1 के हम दो घटक लेंगे, एक क्षैतिज घटक होता है और एक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है। आपने फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में आपने वेक्टर से संबंधित
जब आप स्टडी कर रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा दो प्रकार के घटक ले सकते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। यहाँ पर E1 का इधर वाला जो घटक है वो तो आप ये मान लें क्षैतिज घटक है, या हम कह सकते हैं AB के क्या है, समांतर है। इसी प्रकार से E2 का इस डायरेक्शन में जो घटक है वो AB के समांतर है, या हम कह सकते हैं क्षैतिज घटक है। तो आप देखिए ये वाले जो घटक है, इस डायरेक्शन में हम जो घटक ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में जो घटक ले रहे हैं वो ऊर्ध्वाधर घटक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं AB के क्या है, लंबवत है। हमेशा ध्यान रखिए जब हम थीटा की दिशा में घूमेंगे तब तो हम लगाएंगे कॉस, और थीटा से दूसरी दिशा में जा रहे होंगे तब हम घटक निकालने के लिए क्या लगाएंगे, साइन। तो इसका इधर घटक लें तो क्या हो जाए, E1 cos थीटा, और इसका इधर घटक लें तो क्या हो जाए, E2 cos थीटा। अब आप ध्यान दीजिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो लंबवत घटक हैं, चूंकि E1 और E2 की आप वैल्यू देख रहे हैं क्या है, बराबर है, तो ये बराबर और विपरीत होने की वजह से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और इसका जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आया, ये एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या हुए, जुड़ गए। इसी चीज को मैंने देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर E1 तथा E2 के मान बराबर हैं लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। इनके लंबवत घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा बराबर तथा विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाएंगे, जबकि समांतर घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो P पॉइंट पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला मान निकल के आएगा, कितना हो जाए, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 की वैल्यू को हम लोग निकाल चुके हैं, तो E1 और E2 की वैल्यू को हम जो निकाली है, ये वाली वैल्यू, इन्हें हम रख रहे हैं। तो E1 बराबर देखिए 1/4πε0 K और Q अपॉन R² प्लस L² ये रख दिया, और E2 का मान 1/4πε0 K Q अपॉन R² प्लस L² ये रख दिया। cos थीटा दोनों में से क्या हुआ, कॉमन, इसे हम जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक डबल। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 K, और Q जोड़ेंगे तो 2Q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Q अपॉन R² प्लस L²। और cos थीटा हमने आपको बताया था, cos थीटा हमारे पास पहले से क्या है, कॉमन है। अब आप देखिए चित्र के द्वारा हम cos थीटा का मान निकालना है। इस चित्र पर आ जाए, cos थीटा बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो आप देखिए आधार तो इसका L है, आधार क्या है, और बेटा कर्ण का जो मान है वो कितना है, ये वाला कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो आधार तो हो गया L जो आप देख रहे हैं, और कर्ण कितना हो गया, √R² प्लस L², ये रख दिया। ये cos थीटा की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर रखी है, तो 1/4πε0 2Q अपॉन R² प्लस L², ये तो ऑलरेडी है ही इतना। cos थीटा का हमने मान रख दिया L अपॉन R² प्लस L², अंडर रूट के स्थान पर आप समझ रहे हैं पावर क्या होती है, 1/2 आ जाती है। अब आप देखिएगा 1 ये पावर पड़ी जाएगी 1, और ये पड़ी जाएगी बेटा 1/2। तो आप जानते हैं गुणा में पावर्स जो होती हैं, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और घातें अगर एक में हम 1/2 जोड़ेंगे तो आप समझ रहे हैं ये कितनी आए, 3/2। तो इनकी गुणा होने पर पावर्स जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगी 3/2। अब आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये P बराबर हो गया 2QL। तो बेटा यहाँ पर हमने 1/4πε0 K और ये लिख लिया 2QL की जगह पर P, और R² प्लस L² पावर 3/2 ये दिया हुआ है। अब जैसा हम चित्र में देख रहे हैं, ये बेटा जो L का मान होता है ये तो होता है छोटा, और उसकी तुलना में R क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, R² की तुलना में हम L² को नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे। तो आप देखिए यदि L का मान R की अपेक्षा कम है, यानी L इज वेरी लेस देन R, तब क्या हो जाएगा, इस L² को आप हटा दीजिए, ये हट जाएगा, नेगलेक्ट मान लेंगे।
तो 1/4πε0 के P अपॉन, और ये r² की पावर 3/2 आ जाएगा, और r² की पावर 3/2 को हल करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है, आप समझ सकते हैं क्या पावर आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो E बराबर आ जाए 1/4πε0 के P/r3। अगर माध्यम वायु हो अथवा कोई माध्यम ना हो यानी निर्वात हो, तो वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर क्या होता है, 1। तब E बराबर आ जाए 1/4πε0 P/r3। अगर आपको अक्षीय स्थिति का पता है तो अक्षीय स्थिति में क्या आता है, 2p आता है, इसमें P/r3 आता है, उसमें 2p/r3 आता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक आपकी समझ में आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।